कैट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा जी बेटा। सबसे पहले हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जब मैं पढ़ा चुका, ये डिस्कस नहीं करूँगा, ये हमने डिस्कस कर ली थी गैसेस के साथ ही। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, फिर हाइड्रो बॉन्डिंग, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा कुल मिला के हमारा सिलेबस है। ये एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा, चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा ताकि बेटा कोई प्रॉब्लम तो साथ साथ शेयर हो सके। ले बेटा, बात करूंगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाम से जाहिर है भाई, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और मॉलिकुलर का वर्ड आया मॉलिक्यूल से, तो मैं कहूंगा दीज आर द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। बेटे बेटा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मकसद क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब लाना है। दे ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर। और ना सिर्फ ये, बल्कि किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं अगर बेटा, वो इस पर बेस करती हैं। बेटा किसी भी सब्सटेंस की, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो बेटा, वो इसी पर डिपेंड करती हैं। क्यों? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली हियर एंड देयर बेटा, लेकिन लिक्विड्स में दे आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, और बेटा सॉलिड्स में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। तो बेटा किसी भी लिक्विड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो डिपेंड करती हैं उसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पर जी। आइए जी, मैं 5 तरह की फोर्सेस सिलेबस में है जी। एक डायपोल डायपोल फोर्स, दूसरी आयन डायपोल फोर्स, तीसरा लंदन डिस्पर्शन फोर्स, और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, और एंड पर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 5 हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक और छोटी सी टर्म है, उससे भी बेटा हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो बिल्कुल आपने एफएससी बड़ी और टेस्ट में पूछी जा चुकी है बेटा। क्या? इंट्रामॉलिकुलर फोर्स। बेटा इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब है विद इन जी। बेटा it is a force of attraction between atoms of a molecule। एक ही मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स है उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिकुलर फोर्स। बेटा जितने भी ट्रू केमिकल बॉन्ड्स हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे मेटालिक बॉन्ड है, ये बेटा ट्रू फोर्स, ट्रू केमिकल बॉन्ड्स हैं बेटा, दे आर बेसिकली इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस। अब इंटर की बात करूं तो वो वीक फोर्सेस थी, लेकिन इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा मैंने जैसे एग्जांपल लिया आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर द इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस जी। मैं मिसाल लेता हूं यार बेटा, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास HCl है बेटा, व्हाट इज दिस फोर्स? ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है, इस फोर्स का नाम क्या होगा? शाबाश, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू एटम्स? इस फोर्स का नाम बताएंगे जल्दी से जी। कौन सी फोर्स है उसमें से बेटा? जी शाबाश, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, इंट्रामॉलिकुलर फोर्स है ये बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। शाबाश मेरी बेटी बेटा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक और HCl का मॉलिक्यूल है बेटा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और बेटे अब अगर मैं कहूं इनके दरमियान फोर्स डेवलप होगी बेटा, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? दिस फोर्स इज सेड टू बी जी, बिल्कुल इट इज इंटर, जी बेटी ठीक कहा आपने, इट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो बेटा देखिएगा, द फोर्स विद इन द मॉलिक्यूल इज इंट्रा, द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इंटर जी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए बेटा वन बाय वन मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। पहला डाइपोल डाइपोल फोर्स, बेटे नाम से जाहिर है ये क्या है। डाइपोल का जब वर्ड यूज करता हूं बेटा, तो डाइपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो बेटे मैं कहना चाहता हूं डाइपोल, डाइपोल यानी कि पोलर प्लस पोलर। बेटा दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी, दिस इज सेड टू बी डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो मैं कहूंगा इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स की फोर्स है, और चूंकि पोलर मॉलिक्यूल हमेशा पोलर रहेंगे बेटा, तो बेटा मैं ये कहूंगा ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये एक परमानेंट टाइप ऑफ फोर्स है जी। ये बेटा परमानेंट डाइपोल फोर्स होती है। द डाइपोल डाइपोल फोर्स इज ऑलवेज अ परमानेंट फोर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा पोलर ही रहेंगे, वो नॉन पोलर तो नहीं बनेंगे। तो बेटा अब ये बनती कैसे है? बड़ी आसान सी बात करूंगा जी। कहते हैं इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड
पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर पोलर मॉलिक्यूल, यानी दो पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, एक पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड बेटा आपस में फोर्स जनरेट करेंगे, दैट फोर्स इज सेड टू बी द डाइपोल फोर्स। कहता है फोर्स डेवलप हो जाती है लेकिन थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की परफेक्ट अलाइनमेंट होने नहीं देती। जैसे सॉलिड्स में अलाइनमेंट है, लिक्विड्स में बेटा फोर्सेस तो हैं लेकिन बेटा अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि बेटा थर्मल एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स को अलाइन होने नहीं देती। इसीलिए जब लिक्विड्स को बेटा कूल करते हैं ना फिर वो सॉलिडिफाई होते हैं, ताकि उनकी बेटा जी जो थर्मल एनर्जी ऐसा ऐसा खत्म होती जाती, कम होती जाती। तो बेटा थर्मल एनर्जी लिक्विड्स को अलाइन होने नहीं देती जी। ठीक होगा जी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो हमारी किताब कहती है इट इज 1% एज अफेक्टिव एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का बस 1% है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से 99% स्ट्रॉन्गर होता है जी। फिर बेटा इसकी जो पावर है डाइपोल डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ है, दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बेटा जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा दो एटम्स के दरमियान, बेटा उतनी ही, याद रखिएगा इसको मैं कहूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्स। बेटा इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, अगर मैं कहूं डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बेटा जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी इसकी स्ट्रेंथ कम। तो बेटा इसका मतलब यह हुआ कि इसका डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के लिए यू कहना चाहता हूं बेटा इनवर्स रिलेशनशिप इसकी स्ट्रेंथ का, डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप। तो बेटा greater the difference of electronegativity between bonded atoms, stronger will be the dipole dipole force, and greater the distances, weaker will be the dipole dipole force। जितना मॉलिक्यूल में डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, मैंने अभी बताया बेटा शुरू में कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को डिसाइड करेंगी। बेटा जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह वगैरह। बेटा जिसमें डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर उसके ये पैरामीटर्स हाई होंगे। जिस जी क्या बताऊं दोबारा से बेटी? स्ट्रेंथ बेटा दो बातों पर डिपेंड करती है, एक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, बेटा जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, जितना मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स वीक होगी बेटे। गॉट इट बेटी? ओके जी, आइए बेटा नेक्स्ट है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब नाम पे गौर कीजिएगा बेटे। जब मैं कहूंगा डाइपोल तो देखिए डाइपोल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स जी बेटा, जबकि इंड्यूस्ड डाइपोल की जब मैं बात करूंगा बेटा इट इज द बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसे बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसे हम डी बाई फोर्सेस भी बोलते हैं। ये बेटा होती कैसे है, जनरेट कैसे होती है? कहते हैं कि सपोज कर लीजिए अगर मेरे पास एक बेटा पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज अ पोलर मॉलिक्यूल, बेटा ये इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये इसका पार्शियल नेगेटिव एंड है। बेटा अब इसके पास इसकी विसिनिटी में इसके करीब करीब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया जो कि सिमेट्रिक होगा जी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा जैसे ही करीब आएगा तो होगा क्या, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बेटा दे गेट अट्रैक्टेड बाय दिस वन। बेटा यानी पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा मैंने कहा कि जो हमारे पास पॉजिटिव एंड होता है ना बेटा पोलर मॉलिक्यूल का, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, किसके जी? नाम है बेटा, नाम है, वैसे इसकी वजह कोई नहीं, नाम रखा गया, शायद कोई साइंटिस्ट था, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बस याद कर ले नाम इसका बेटी, ठीक है, डी बाई फोर्सेस, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा जी कि होता क्या है, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड ये अट्रैक्ट करता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को, किसके? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। तो बेटा जब अट्रैक्ट करेगा अब होगा क्या, इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये जो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल था
ये भी बेटा जी पोलर बन गया और बेटा इनमें फोर्स डेवलप होगी। दिस फोर्स इज सेड टू बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये खुद डाइपोल था, इसने इसको इंड्यूस कर दिया, इसके असर से बेटा डाइपोल बना। तो इनमें जो फोर्स होती है उसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। बस याद रखना बेटा, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स हमेशा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहलाएगी। तीसरी फोर्स देखें बेटा, दैट इज आयन डाइपोल फोर्स। बेटा नाम से जाहिर है भाई, it is a force of attraction between an ion and polar molecules। बेटा एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज सेड टू बी द आयन डाइपोल फोर्स। और बेटा प्लीज बिल्कुल आपने पढ़ा अपने एफएससी में, आपने बेटा जी चैप्टर नंबर 9 जहाँ पे सोल्यूशन पढ़ा, वहाँ आपने हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लिया था। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे हमने कहा था कि अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, मैं इसे अगर बेटा पानी में डिसॉल्व करूं, ये फौरी तौर पे सोडियम आयन बनाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बनाएगा। और बेटा जैसे ही ये आयोनाइज होता है, इन आयंस को पानी के मॉलिक्यूल आके सराउंड कर लेते हैं। बेटा जैसे देखिएगा यहाँ पे एक सोडियम आयन आपके लिए सेंटर में, और ये बेटा जो मैंने बनाए ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा हर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए सब पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। तो बेटा अब सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाती है बेटा यूं करके। दिस फोर्स इज सेड टू बी द आयन डाइपोल फोर्स। इस फोर्स का नाम है आयन डाइपोल फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। और बेटा अगर ये पोलर मॉलिक्यूल वाटर है तो हम इस बिहेवियर को बोलते हैं हाइड्रेशन। इसका नाम होता है हाइड्रेशन। और बेटे याद रखना, अगर पूछा जाए कि हाइड्रेशन ऑफ आयंस किस वजह से है, बेटा हाइड्रेशन ऑफ आयंस इज ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्स। तो ये बेटा आयन डाइपोल फोर्स होगी यहाँ पे। आइए जी नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो आती है दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम बेटा कहते हैं। जी बेटा जरूर लें। जैसे ये क्लोरीन है बेटी मेरे पास, इस क्लोरीन को भी पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल है 1, बेटा वाटर मॉलिक्यूल है 2, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया जी, ये बेटा चौथा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ये बेटे 5वां वाटर मॉलिक्यूल आ गया, और ये छठा वाटर मॉलिक्यूल आ गया। यूं बना लें इसको जी, ठीक हो गया। अब देखिए इन सब में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बेटा सारे नंबरों को चार्जेस आपको बेटा समझ आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा इनके साथ, और इसको बोलेंगे आयन डाइपोल फोर्स। जी समझ आई बेटी आपको? जी बेटा सोल्ट्स की बात नहीं करिए। देखिए ना, आप चीज़ों को समझें। जब भी आप किसी भी आयन की हाइड्रेशन करवाते हो, हाइड्रेशन करवाते हो, तब बेटा इसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स। हाइड्रेशन क्या है? सराउंडिंग ऑफ सम आयन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। पल्ले पड़ी? सर पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियली चार्ज होंगे। जी बेटा पार्शियल चार्जेस होते हैं। क्यों होते हैं पार्शियल चार्जेस? बेटा उसकी वजह भी समझ लो, कोई बात नहीं बेटी। देखिए मैं अगर एग्जांपल लूँ, यहाँ पे HCl की एग्जांपल ली थी मैंने। मैं कहता हूँ जी क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? बेटा जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना बेटा, उसमें अगर दो एटम्स डिफरेंट है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसे बोलेंगे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जी बेटी समझिए बात? ओके जी। लो जी नेक्स्ट टाइप फोर्स हमारे पास आती बेटे, दैट इज द लंडन फोर्सेस, और जिसका नाम बेटा जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। बेटा अब गौर कीजिएगा, हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स की, दैट इज बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ी बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हमने आयन डाइपोल फोर्स पढ़ी बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा लंडन फोर्सेस कहते हैं पर्टिकुलरली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फोर्स है। बेटा अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स डेवलप हो जाए तो उसे बोलेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसका दूसरा नाम जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसकी डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा ये क्या है जी। शाबाश, जरा देखिएगा बेटा मैं समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटे, दूसरा एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। बेटा होगा क्या? देखें ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन,
ये इसके मूविंग इलेक्ट्रॉन है बेटा। बिल्कुल ऐसे समझो दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बेटा करीब आए बेटा, उनके इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये देखिए बेटा, जैसे ही करीब आएंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन क्रिएट करेगा बेटा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन क्रिएट करेगा बेटा, दे रिपेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच अदर बेटा, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जैसे ही रिपल्शन आएगी द इलेक्ट्रॉन्स गो फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। न्यूक्लियस को नहीं हिला सकते, न्यूक्लियस एक हैवी पोर्शन है बेटा, न्यूक्लियस वही रहेगा। अब देखिए होना क्या है, जैसे ही मॉलिक्यूल करीब आए इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल किया, रिपेल होने पर आप देखिएगा होता क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ, इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला गया बेटा। अब इस लम्हे पर जब इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल किया एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फार अपार्ट, तो बेटा इस लम्हे पर ये बन गए डाइपोल। कौन से डाइपोल? बोथ आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। दोनों के दोनों इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गए, दोनों के दोनों इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अभी ये बेटा लंडन फोर्स बनी, अभी सिर्फ अभी पहला काम क्या है, दे बिकम इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक बेटा, एक लम्हे के लिए बनता है, एक मोमेंट के लिए बनता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं मोमेंटरी फोर्स। ठीक हो गया? प्लीज पहले सुन दिए बेटा, हुआ क्या, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आए, इनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, रिपेल करने पर ये दोनों डाइपोल बन गए इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि एक इंस्टेंट के लिए बनेंगे, एक मोमेंट के लिए बनेंगे। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर खड़े नहीं हो जाएंगे, दे कीप बैक बेटा, वापिस आएंगे, फिर बेटा खत्म, फिर डेवलप, फिर खत्म, फिर डेवलप, फिर खत्म। तो बेटा जैसे ही इंस्टेंट डाइपोल बनता है खत्म भी हो जाता है, बनता है खत्म भी हो जाता है। अच्छा, अब जिस लम्हे पर पहला स्टेप क्या है, दो मॉलिक्यूल आए करीब, उन्होंने दोनों को मिलकर इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाया। अब जिस लम्हे पर ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, तो बेटा जी होगा क्या, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, जिस लम्हे पर बना बेटा। अब अगर उस वक्त इसके करीब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल और हुआ, ये इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल इस तरह से, और इसको इंड्यूस कर देगा। खुद ये था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसको क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। तो बेटा एक फोर्स डेवलप होगी इनके दरमियान, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो दो स्टेप में फोर्स डेवलप होती है। पहले स्टेप में मॉलिक्यूल्स आपस में बेटा करीब आके इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप करते हैं, फिर वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल अपने करीब करीब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं, और एक फोर्स डेवलप होती है जिसका नाम है जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जी। तो बेटा बेसिकली दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा जो गैसेस की लिक्विफिकेशन होती है बेटा, वो इसकी रीजन यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं आमतौर पर जी। जैसे नोबल गैसेस की लिक्विफिकेशन करें या नॉन पोलर गैसेस से बेटा यही फोर्स उसके दरमियान डेवलप होती है। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज लंडन, उसने बेटा इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक, इसलिए इनका नाम लंडन फोर्सेस रखा गया। मैं अगली बात जो बोलने जा रहा हूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अभी शुरू में कहा इट इज अ फोर्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन बेटा ये जर्मन साइंटिस्ट कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये नॉन पोलर की फोर्स तो है ही है, लेकिन इट इज सच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तमाम मॉलिक्यूल में पाई जाती है यार, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, लेकिन तुम्हें सिग्निफिकेंटली नुमाया तौर पर ये नजर आएगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नुमाया तौर पर देखिए ना, HCl इसमें भी होती है, लेकिन बेटा कहता है इसमें नुमाया डाइपोल फोर्स है, इसमें नुमाया तुम्हें लंडन फोर्स नजर नहीं आती। उसका पार्ट है जरूर, लेकिन बेटा नजर तुम्हें क्या आती, डाइपोल फोर्स, क्योंकि दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं। लेकिन कहता है चाहे मॉलिक्यूल पोलर हैं चाहे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं बेटा, सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्स जरूर होनी है। और मेरी बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लेकिन बेटा पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली बेटा नुमाया तौर पर डिस्टिंक्टिवली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बात मैंने बोली, इस पर मैं एक MCQ करना चाहूंगा। अगर आपको पेपर में MCQ आता है, सपोज कीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जी। ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन ए में कहता हूं जी मेरे पास लेट अस कंसीडर वाटर है, ऑप्शन बी में कहता हूं बेटा HCl है, ऑप्शन सी में कहता हूं बेटा जी नियॉन है, बेटा ऑप्शन डी में कहता हूं जी ऑल ऑफ दीज है। तो बेटा क्या आंसर लगाओगे इसका? शाबाश,
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दीज, शाबाश। अच्छा, अगर मैं डी ऑप्शन बदल दूं, सपोज किया मैं डी ऑप्शन को यहां से काट के मैं डी ऑप्शन लिखता हूं जी HBr, अब आंसर क्या बनेगा? अब आंसर 4 लिए। तो मेरी बात समझ आई बेटा, अगर पेपर में ऑल की ऑप्शन आई तो आंसर ऑल ऑफ दीज होना है, लेकिन अगर बेटा ऑल की ऑप्शन ना हुई तो फिर याद रखना, अगर सारी ऑप्शंस दी गई तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फोर्स ये सिग्निफिकेंटली मानी जाती है। आइए, जिसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह जी। बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दो फैक्टर हैं बेटा। नंबर 1, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बेटा जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बड़ा होगा, यानी एटम यानी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, उतना पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा उतनी क्या बढ़ेगी? पोलराइजेबिलिटी। बेटा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ये क्या होती है? बेटा ये एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में। बेटा देखिए ना, HCl में ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन से पार्शियल लग है ना। बेटा एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन, बिगाड़ कितना, कितनी अनसिमेट्री है। बेटा जितना साइज बढ़ा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ये आपकी बुक की टेबल है बेटा, इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नंबर 7 की बात की है और एक ग्रुप नंबर 8 की बात की है। बेटा डाउन द ग्रुप दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। बेटा एस्टेटीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। बेटा रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। क्यों? डाउन द ग्रुप आते हुए बेटा इनमें साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी बेटा, जिससे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएगी, और जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होती है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर, उतनी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की वैल्यूज बढ़ जाती हैं। बेटा पहला फैक्टर हो गया साइज ऑफ क्लाउड जी। सेकंड फैक्टर पे गौर करें, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बेटा जितने एटम ज्यादा होंगे, जितने एटम ज्यादा होंगे उतना भी बेटा जी लंदन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होगी बेटा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे बेटा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डिकेन या आइसोडिकेन तक जाएं तो बेटा आप देखिएगा डाउन आते हुए जितने एटम्स बढ़ते हैं बेटा उतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? नंबर ऑफ एटम्स बढ़े। बेटा नंबर ऑफ एटम्स होने से बेटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। देखिए ना, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है बेटा, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ जस्ट, या 2 है तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, 3 है तो ये हो गया, 4 है 5 है तो ये हो गया। बेटा यानी जितने एटम ज्यादा उतना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा यार। बेटा जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा। कोई शक तो बताएं यहां तक? चलो फिर एमसीक्यूज करते हैं इसके, फिर अगले टॉपिक मूव करेंगे। लो जी पहला एमसीक्यू जी बताएं। सर डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस में जब पोलर और नॉन पोलर मिलते हैं तो फिर क्या होता है फिनोमेना, वो एक्सप्लेन कर दें। बेटी आपने पहले सुना नहीं है? मैं 3 दफा ये बात बोली है। सर उस वक्त इंटरनेट, तो बेटा ये इंटरनेट को स्टेबल करो ना, अगर मैं पीछे जाता फिर सिलेबस नहीं वाइंड अप होना। ठीक है, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाती है, लेकिन मैं बहरहाल आपकी खातिर बता देता हूँ, प्लीज़ नेट को स्टेबल करके बैठा करें। बार बार अगर मैं पीछे जाऊँगा ना फिर बेटा चैप्टर वाइंड अप नहीं होना मेरी बेटी, इसलिए थोड़ा सा विजिलेंट रहा करें। मैं दोबारा बताता हूँ बेटी के लिए। मैंने कहा जब भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब अट्रैक्ट करेगा इसमें एक अनसिमेट्री डाल देगा, इसमें बेटा अनसिमेट्री आने से ये बन जाएगा एक पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा ये खुद पोलर था नहीं, इसकी वजह से बना, इसका नाम रखा गया इंड्यूस्ड डाइपोल। जी बेटी बात समझ आई आपको? बोलो बेटी। यस सर। ओके जी, वेलकम बेटी, कोई मसला नहीं, वेलकम वेलकम। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। हाउ मेनी पोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स? जी क्या ख्याल है? जी 2 अल्फा। आंसर बीटा जी बेटा। प्लीज बड़ी ही इजी बात है, सुन लें। डी ट्रैक हुए आप इस क्वेश्चन से? बिल्कुल, मुझे पता था हो जाएंगे। बेटा उसने ये नहीं पूछा कितने पोल्स के दरमियान है, कितने पोल चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल HCl का, इसमें 2 पोल हैं यार, एक ये पोल एक ये पोल। बेटा कहाँ डाइपोल दिखाओ, कहीं डाइपोल नजर आ रही है? नहीं बेटा, जब तक 4 पोल नहीं होंगे, 1 2 3 4, तब तक डाइपोल डेवलप नहीं होगी।
सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल देयर मस्ट बी 4 पोल्स, यानी 2 पोलर मॉलिक्यूल चाहिए यार, 2 पोलर मॉलिक्यूल चाहिए, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तब डेवलप होती है बेटा इस फोर्स को। इट इज डेवलप बिटवीन 2 पोल्स, बट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस वी नीड 4 पोल्स। और बात क्लियर हुई? दोबारा से ये बेटा, 2 पोल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं है, 2 पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो डाइपोल बनेगी, और कम से कम एक पोलर मॉलिक्यूल में 2 पोल होंगे बेटा, तो इसलिए 2 पोलर मॉलिक्यूल के टोटल पोल्स हो गए 4। डाइम इनटू बेटा 2 + 2 4 पोल्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर हो बेटी? गुम ना हो जाए अगर सवाल का आगे बोला करें, क्योंकि ना आपकी वजह से टाइम ज़्यादा होगा। अब अगर नहीं समझते तो बेटा दोबारा पूछो, चले शाबाश, फिर जवाब दे दिया करिए आगे से। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिपेंड अपॉन जी। ओके बेटा, हमने 2 फैक्टर पढ़े, एक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। शाबाश, अल्फा इज द आंसर। आइए एक और सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस? जी चार्ली। कोई और कुछ किसी जहन में हो? सब कहते हैं चार्ली, ठीक है, डेल्टा आंसर है। शाबाश। देखें, ग्लूकोज भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, सुक्रोज भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी पोलर है बेटा, सब में पाई जाएगी। आपने पढ़ा नहीं, ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेटा, दे कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मेक इट पोलर बेटा, ये सारा सब में पाई जाएगी। ग्लूकोज भी पोलर होता है, सुक्रोज भी बेटा पानी में हल्की होता है, पोलर है तो हल होता है। चीनी पानी में क्यों हल हो जाती है? पोलर है तो हल होती है बेटे। सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। आगे देखें, dipole induced dipole forces occur in molecules having a mixture of G। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर होना लाजम है, तब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों? इट इज अ बिहेवियर ऑफ पोलर, इट्स अ बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर। जी शाबाश बेटे। आइए एक और सवाल लेते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय जी, तो अभी पढ़ाया भी है, दोबारा से जल्दी बता दें। जी अल्फा बेटा, पॉजिटिव एंड जो है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, अल्फा आंसर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव डी बाय फोर्सेस? जी वेरी गुड, क्योंकि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जबकि आर्गोन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो HCl और आर्गोन में बेटा अगर फोर्स डेवलप होती है इसको डी बाय फोर्स बोलेंगे बेटा। इट्स अ डाइपोल induced dipole force। शाबाश, आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाइड्रेशन ऑफ आयंस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? जी ऑब्वियसली पढ़ाया भी बेटा जी, आयन डाइपोल फोर्स। शाबाश। नेक्स्ट देखें, विच हैव आयन डाइपोल फोर्सेस? जी वेरी गुड जी, शाबाश, बोथ एंड बेटा, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, वेल डन जी, इट्स डेल्टा। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट लंडन फोर्सेस? जी ओके, ऑल ऑफ दिस। जी बिल्कुल, मैंने भी ऐसी एग्जांपल दी थी आपके लिए बेटा, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इट इज अ फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जी एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज द वीकेस्ट वन? सबसे वीक कौन होगी इनमें से? जी लंडन फोर्सेस बेटा, याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स, उसके बाद डी बाय फोर्स, और सबसे एंड पे लंडन फोर्स। फिर सुन लें, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 2 पर डाइपोल डाइपोल फोर्स, नंबर 3 पर डी बाय फोर्स, और नंबर 4 पे लंडन फोर्स। तो बेटी बिल्कुल ठीक है, वीकेस्ट इज द लंडन फोर्सेस। जी बेटा, सिर्फ 1 मिनट का वक्फा लूंगा, ये मिटा लूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। जी ओके जी बेटा, वेलकम बैक। आए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे बात करेंगे बेटा। देखिए, हमने HCl की बात की कि HCl में जो फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दिस इज बेसिकली द डाइपोल डाइपोल फोर्स, जिसमें हमने कहा कि पार्शियल एंड पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड 2 डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल से बोलते हैं डाइपोल फोर्स बेटा। लेकिन अगर आप गौर करें HF के केस में बेटा, ये भी वैसा ही नहीं है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड अनदर पोलर मॉलिक्यूल बेटा, ये भी डाइपोल की ही बेसिक टाइप है, लेकिन ये डाइपोल से स्ट्रॉन्ग चीज़ है बेटा, याद रखना। अब इसमें डिफरेंस करने जा रहा हूं, आपने गौर से मेरी बातें सुनी है। डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ़र्क कितने हैं?
2-3 फ़र्क है, उस पर हम बात करते हैं बेटा। क्या फ़र्क है बेटा? पहली बात, डाइपोल फोर्स के लिए द पार्शियल पॉजिटिव एटम बेटा, इट मे बी एनी एटम, कोई शर्त नहीं है यार, कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे शर्त है यार, दिस पार्शियल पॉजिटिव में भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एटम की बात करूं तो वो भी कोई भी हो सकता है, कोई बेटा फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे इट मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होना चाहिए बेटा। वो 3 ही बस होते हैं, एक है फ्लोरीन, दूसरा है जी ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। ये 3 होंगे बेटा, बस इस बारे में आपने बात याद रख लेनी है कि इनके अलावा कोई नहीं, इनके अलावा कोई नहीं बेटा। तो कंडीशन फिर क्या हुई? अब मैं आपको ना बात सुनना चाहता हूँ वर्ड से, मेरी बात आपने अटेंशन देनी है बेटा। कंडीशन ये है कि आप डाइपोल के लिए कहते हैं इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तुम ये नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तुम्हें क्या बोलना है बेटा? कहता है इट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। अब मैं सही बात पे आ गया हूं बेटा, हाईली पार्शियल पॉजिटिव एटम, हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बेटा। हाईली पार्शियल पॉजिटिव कब बनेगा? मैं कहता हूं यार ये CH है, क्या ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव होगा? बोलो यार, क्या ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव है? नहीं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है भाई। आपके सर कैसे हो सकता है ये 2.1 ये 2.5 है, ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव नहीं है बेटा। हाईली पार्शियल पॉजिटिव तब होगा जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं बेटा इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के नाइट्रोजन से बना हुआ है बेटा, ऑक्सीजन से बना हुआ है, या फिर बेटा ये 3 है केसेस जहां पे इट बिकम्स हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। मैंने तीनों एग्जांपल दी बेटा, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा बेटा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर सुनिएगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एन अदर पोलर मॉलिक्यूल। इससे बोलते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। जैसे अमोनिया का केस है, जैसे वाटर का केस है, आपके ये सारी डायग्राम तुम्हें FSC में पढ़ी हुई है, तुम्हें आती है बेटा। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर एक क्वेश्चन इंटरेस्ट में बहुत दफा आ चुका, FSC में आ चुका बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये मैंने जानबूझ कर डाला। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ क्या तकलीफ होगी, यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है? ये तो हाईली पार्शियल पॉजिटिव नहीं है। मैं कहूँगा है, क्यों है बेटा? उसकी वजह कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम लगे हैं जिनकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से कार्बन हाईली पार्शियल पॉजिटिव हुआ और ये भी हाईली पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। फिर सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म के केस में हालांकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन बेटा डिफरेंस इसमें कम है, इधर 3 क्लोरीन जुड़ने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ खींचेंगे। जब खींचेंगे तो कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ खींचेगी, और यहाँ पे ड्यू टू 3 क्लोरीन एटम विद कार्बन हाइड्रोजन बिकम हाईली पार्शियल पॉजिटिव। अब ये एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ बेटा बॉन्डिंग करेगा और बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेटा दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अच्छा मैं कहूँ जी एसीटोन, अकेला एसीटोन, प्लीज लुक हियर बेटा, एसीटोन का मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड और CH3, या अकेला क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है CHCl3। बेटा एक एसीटोन और दूसरे एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? एसीटोन एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल हो सकती है बेटा? अब नहीं हो सकती। अच्छा 2 क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। याद रखना, 2 एसीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, 2 क्लोरोफॉर्म वाले आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इनमें फोर्स होगी डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाँ लेकिन अगर एसीटोन क्लोरोफॉर्म आपस में आ जाए अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और उसकी वजह मैंने बता दी बेटा, दीस क्लोरीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर दिस सेक्शन। अंडरस्टैंड? तो बेटा इन दोनों में फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्स, लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान आपस में फोर्स कर दूं तो यस इट इज सेड टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये पहला फर्क आ गया। 2 बातें मैंने की, एक तो हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन चाहिए, दूसरा मैंने कहा जी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, तब जो फोर्स डेवलप होगी उसका नाम होगा जी हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा फिर कहता है ये 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर लेस बेटा स्ट्रॉन्गर है कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ से 20 टाइम्स वीकर है बेटा। इट इज यू कहना इट इज 20 टाइम्स वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी,
तो लेकिन बेटा जी अगर डाइपोल से तो इसका बहुत स्ट्रेंथ है, डाइपोल तो 1% है ना उसका, ये जस्ट 20 टाइम्स वीकर है बेटा, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है जी। अच्छा, फिर इसीलिए बेटा अगर हम HF की बात करते हैं तो हैलोजन एसिड्स में से बेटा HF, HCl, HBr और HI, बेटा इसमें से क्वेश्चन आ चुका पिछले सालों में इंटरेस्ट में कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है। तो बेटा HF इज अ वीकर एसिड देन HCl देन HB देन HI। ये वीकर क्यों है बेटा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप पीछे डायग्राम पे जाएं तो बेटा इसमें पहली बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई बेटा। जो फ्लोरीन एटम है ना बेटा, जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, इट इज एनट्रैप्ड, फंसा हुआ है, दंसा हुआ है किसमें, बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। बेटा ये इस एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये उसको निकलने नहीं देते बेटा। आयनाइजेशन में डिफिकल्ट होती है, जब डिफिकल्ट होगी तो यस ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी वीक एसिड जी। बेटा हैलोजन एसिड्स में से ये सबसे वीकर एसिड माना जाता है, जबकि HCl सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है। ये मैंने पॉइंट लिखा बेटा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एनट्रैप है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। ले जी, इसके बाद हम आएंगे इसकी एप्लीकेशंस पर। पहली एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स जी। बेटा इस पर मुझे बात करनी है थोड़ी सी, इसमें से काफ़ी MCQs बने हैं पिछले सालों में, मैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स आप जानते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी आपका बेटा पेपर भी हुआ फर्स्ट ईयर में, आपने सेकंड ईयर का पहला चैप्टर पढ़ा था हाइड्राइड्स का टॉपिक वही है बेटा। प्लीज हाइड्राइड्स क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और कोवेलेंट कब होंगे, जब हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी नॉन मेटल से बनेगा। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप 4 बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन तक जाएंगे, हमारी बुक टिन तक हम बेसिक तक जाएंगे। फिर बेटा आगे देखें ग्रुप 5 की बात करूंगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और स्ट्रिबियम। बेटा ग्रुप नंबर 6 की बात करूंगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। बेटा ग्रुप नंबर 7 की बात करूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा अगर मैं इनके हाइड्राइड्स लूँ बेटा, जैसे इसका हाइड्राइड बनेगा मीथेन, इसका हाइड्राइड बनेगा साइलेन, जर्मेनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड, ये बनेगा अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, स्ट्रिबियम हाइड्राइड, ये वाटर बनेगा, ये H2S बनेगा, H2SC, H2TE, ये HF, HCl, HBr और HI। दीज आर बेसिकली कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब एक बात को गौर करना है, अब बातें आ गई MCQs वाली, मैं शुरू करने लगा बातों को। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, उतना हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। फिर सुन लो, जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, उतना हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यार। तो बेटा आप जानते हो लेफ्ट टू राइट चलते हुए, लेफ्ट राइट चलते हुए हमेशा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करती ना। तो बेटा मैं यूं कहूंगा लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस। तो बेटा फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं जी, सपोज कीजिएगा क्वेश्चन लिखता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। बेटा ऑप्शन ए देखिएगा CH4, ऑप्शन बी देखिएगा अमोनिया। ये FSC में भी टीचर ने आपको पढ़ाया बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ था, लेकिन आपको आता है इंशाल्लाह, मुझे पता है जी। जी बेटा क्या ख्याल है किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा बेटा। अल्फा जी, HF, बीटा। अच्छा कैसे, नहीं बेटा अल्फा कैसे हो सकता है, लेफ्ट राइट चलते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना बेटा, अभी बताया। तो फिर अल्फा कैसे, बीटा कैसे, डेल्टा, चार्ली क्यों नहीं, डेल्टा, HF। ओके, मैं आपकी बात मान ली बेटा, आंसर वाकई ही HF है, क्योंकि फ्लोरीन इन चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब भी HF का बॉन्ड किसी और HF से बनने वाला है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। शाबाश, ये बात क्लियर होगी, क्योंकि लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, उसके बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो लिहाजा HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया इन चारों में से। अच्छा अब इस क्वेश्चन को यूं मैं करता हूं, या अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ख्याल, अब इन चार ऑप्शन में से जो आपके बनेगा। डेल्टा जी, कोई और कुछ कहना चाहिए इसके बारे में। डेल्टा बेटा आंसर इज चार्ली। अब देखिए बॉन्ड पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्ड HF में स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा,
बॉन्डिंग पूछे तो वाटर में ज़्यादा। क्यों बेटा? उसकी वजह याद रखिएगा, HF makes only one hydrogen bond and water makes two hydrogen bonds। प्लीज़ याद कर लो, HF सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बेटा ये आपको याद होना चाहिए। मैं अगर पीछे जाता थोड़ा सा तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, HF makes only one हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, जबकि वाटर की बात करेंगे तो वाटर मेक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे। तो बेटा ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं का, बॉन्डिंग का। हाँ, अगर बॉन्ड किएगा तो आंसर HF है, बॉन्डिंग है तो आंसर वाटर है। अच्छा, एक और MCQ यहां से बनता है, वो क्या, गौर करते हैं। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, अब कौन सा आंसर होगा? शाबाश, किसका? जी बेटा बीटा कैसे हो गया जी? जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी आंसर अगेन चार्ली। बेटा जिसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग, उसका बॉइलिंग पॉइंट, शुरू में तो पढ़ा है इस चैप्टर के, जिसकी फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई बेटा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इस एक चीज़ को लेके। बेटा 3 क्वेश्चन, बेटा किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट? HF। किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर? वाटर। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? बेटा अगेन वाटर। ठीक हो गया जी। इसीलिए बेटा अगर आप इस ग्राफ पे गौर करें तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे नीचे, फिर अमोनिया, फिर HF, फिर वाटर। बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्यों? इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, जबकि HF मेक्स ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब अगर मैं इस ग्राफ को नीचे की तरफ लाऊं, लूं यूं बेटा, इनको अब मैं ग्रुप में ट्रेंड देखूं बेटा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो बेटा बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि ये जो 3 थे, वाटर, HF और अमोनिया, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई, वजह दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा। लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे हमारे पास PH3, HCl और H2S बेटा, ये देखे तीनों के बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। क्यों लो हैं बेटा? इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है जनाब, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखिए, अगर मैं कहूँ ये इनकी कर्ज आपके लिए बनाना चाहूँ बेटा, ये सबसे ऊपर H2O है बेटा, H2O से नीचे आ जाओ, ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट आ गया H2S का। मैं अलग अलग कर बना रहा हूँ, मर्ज नहीं कर रहा ताकि मुझे चीज़ें समझ आए बेटा। अगर मैं HF की बात करूँ, ये HF है, लेट अस कंसीडर बेटा, ये आ गया HCl बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तीसरी, क्या बेटा जी, सपोज किया दिस इज अमोनिया, तो ये बेटा देखिएगा दिस इज फॉस्फीन बेटा। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट हाई, वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों का लो, वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग दीस। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज पूछेगा आपसे कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि H2S गैस होती है। याद रखना, ये लिक्विड, ये गैस है। वजह बेटा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिर देख लें, वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? इट इज अ लिक्विड, एंड H2S इज अ गैस, व्हाई? इट इज अ गैस। अच्छा, अब इसके बाद तुम देखो ट्रेंड क्या चलता है बेटा। अब इसके बाद देखो H2S के बाद ये H2SE और ये H2TE। अच्छा, इसका ट्रेंड देखो, HCl के बाद बेटा ये आ गया HBr और ये आ गया HI। अच्छा, यहाँ देखो फॉस्फीन से ऊपर चलो बेटा, ये आ गया जी हमारे पास आर्सेनिक हाइड्राइड और ये आ गया बेटा हमारे पास टीबियम हाइड्राइड। आप देखो बेटे, यहां से एक अजीब सा बेटा मामला बना। क्या अजीब सा मामला बना बेटे? देखिएगा, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट है वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों का कम वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन बेटा यहां से इंक्रीज क्यों हो रहा है बेटा? मैंने प्लीज अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मैंने कहा था ये वो फोर्सेस हैं जो तमाम मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है बेटा। अब डाउन द ग्रुप आते हुए साइज बढ़ने की वजह से इन 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 इनमें बेटा तो क्या होगा बेटा जी, लंदन फोर्सेस होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये जो इंक्रीज है फ्रॉम H2S टू H2TE या HCl से HI या PH3 से सीबियम हाइड्राइड, दिस इज ड्यू टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, बिकॉज मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, सो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गई। जी यहां तक किसी को प्रॉब्लम बेटा शेयर कर ले, नहीं तो आगे चलूंगा, जल्दी बोलो। ठीक हो गया बेटा? मैंने कहा कि H2S से H2TE तक, HCl से HI तक, PH3 से SPH3 तक साइज बढ़े, डाउन द ग्रुप साइज बढ़े। जब साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे लंदन डिस्पर्शन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए जी। ठीक हो गया? है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ इंक्रीज हो रही बेटी? क्या 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 बात करिए आप? कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग?
तो वही तो बता रहा हूँ बेटे, इन तीनों का ज्यादा क्यों है ग्राफ में, हाइड्रोबॉन्डिंग इनका कम क्यों, हाइड्रोबॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अब किसी में भी हाइड्रोबॉन्डिंग नहीं है ना, तो अब इनमें फिर लंडन फोर्सेस बेटा मेन फैक्टर आ जाएगा। बोले सर एक और क्वेश्चन है। जी बताएं। ये आपने जो एमसीक्यूज में बताया है कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्ट्रांग है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 2 हाइड्रो बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रो बॉन्ड बनाता अमोनिया है। में नहीं होगा? अमोनिया एक बनाता है, अमोनिया एक बनाता है, अमोनिया 3 ही बनाता है बेटे। अमोनिया एक बनाएगा, HF एक बनाएगा, वाटर 2 बनाएगा बेटे। ओके ओके। चलिए फिर 1 मिनट का वक्फा करें, ये मिटा के फिर हम इससे दोबारा मिलते हैं जी। ओके जी, वेलकम बैक। आइए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोबॉन्डेड मॉलिक्यूल। बेटा बड़ी आसान बात है, वो तमाम कंपाउंड्स जो पानी के साथ हाइड्रोबॉन्डिंग कर सकते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो नहीं बनाते, जो बेटा पोलर नहीं है, वो पानी में सोल्यूबल भी नहीं होंगे। जैसे हम अगर बेटा देखें तो अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पानी में सोल्यूबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप देखें तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल अगर आप गौर करें, यूं होता है बेटा ROH, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ये अगर बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है तो आप देखिए ये पार्शियल नेगेटिव, इनमें फोर्स, इट इज सेड टू बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिडिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, प्रोपानोइक एसिड हो गया, दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बेटा जैसे ही अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड की मास बढ़ेगी तो होगा क्या, कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और कार्बन कंटेंट नॉन पोलर होता है बेटा, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इसीलिए बेटा हम कहते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कोई भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह, दे डोंट डिसॉल्व इन वाटर। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट पोलर इन नेचर जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता जी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसमें से इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बेटा। आइस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता, लेकिन आइस में वाटर इज टेट्राहेड्रल। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है अपने एफएससी में बेटा, वाटर की ज्योमेट्री वैसे तो एंगुलर, लेकिन अगर इसकी वैसे ज्योमेट्री बेटा इट्स अ टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि 2 लॉन पेयर और 2 बेटा इसमें से बॉन्ड पेयर बनते हैं। ये अगर 2 लॉन पेयर ले लो मैं इसके, और ये 2 बॉन्ड पेयर ले लो, तो बेटा आपने बिल्कुल ज्योमेट्री इसकी पढ़ी हुई है जी। दिस इज वाटर बेसिकली। तो बेटा प्लीज कहते हैं इन आइस ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली प्रेजेंट जी। बेटा इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और 2 बेटा जी कोवेलेंट बॉन्ड से। इट इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन, ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली प्रेजेंट। बेटा इट इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन, 2 विद बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 विद द कोवेलेंट बॉन्ड। कहते हैं, और पानी, अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस बेटा इट लुक्स लाइक अ डायमंड जी। बेटा ये डायमंड, ये पेपर में आ चुकी बात, किस तरह नजर आती है बेटा, इट लुक्स लाइक डायमंड जी, डायमंड की तरह नजर आती है। अच्छा वैसे बेटा आगे चलें, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने पढ़ना है बेटा जी पानी का एनोमलस बिहेवियर, ये सारी बातें आ रही इसमें बेटे। आमतौर पे याद रखना, जब भी हम पानी को बेटा जी ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो कूल डाउन करने पर बेटा होता क्या है, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, करीब आने पर बेटा वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। आइस का बेटा ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है कि जब आइस को हम बेटा जी बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर कंसोलिडेट होता है तो बेटा जी 9% वॉल्यूम बेटा इंक्रीज कर जाता है, 9% वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। या इसका उलट में लिखा कि जब आइस को मेल्ट करते हैं तो पानी का 9% वॉल्यूम बेटा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यानी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? हमारी बुक कहती है जब आइस का कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर बनता है तो एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बेटा जब एम्प्टी स्पेसेस बनेंगी तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और यूं बेटा हम कहते हैं कि पानी इज मोर डेंसर देन आइस, आइस की डेंसिटी कम है और आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। फिर सुन लीजिएगा, व्हेन आइस इज फॉर्म्ड बेटा जी द एम्प्टी स्पेसेस डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिससे इसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और बेटा डेंसिटी कम हो जाएगी, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर जी। बेटा अब होता क्या, जब बेटा फ्रीजिंग की जाती है ना, देखिए आपके पास पानी पड़ा है घर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बेटा आप इसका टेम्परेचर कम करते आ रहे हो, जैसे ही 3.98 यानी 4 डिग्री पर आएगा बेटा, यहाँ तक इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज करनी है। लेकिन जैसे ही 4 से नीचे जाएंगे बेटा, तो अब जैसे ही बेटा 0 पे पहुंचेंगे, आइस बनेगी, तो डेंसिटी इंक्रीज, बेटा जी इसकी डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करनी है,
और उसके बाद डिक्रीज कर जानी बेटा, 4 तक इंक्रीज, 4 के बाद डिक्रीज है। उस वजह मैंने बता दी बेटा, एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, पेपर में एमसीक्यू आ चुका कि एट विच टेम्परेचर वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी। तो बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम मानी जाती है, आपको याद करना है जी। तो इंक्रीजेज अप टिल 4 डिग्री, उसके बाद डिक्रीज करती है जी। और वजह मैंने बताई, ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बेटा होता क्या है, ये जब हमारे पास आइस फ्रीज करती है बेटा, ये हमारे पास जब विंटर आता है तो बहुत से पॉन्ड्स और लेक्स में इसकी एक लेयर आ जाती है आइस की। और बेटा वो जो लेयर होती है वो बेसिकली इंसुलेट का काम, इट इज एक्टिंग एज अ ब्लैंकेट ऑफ आइस बेटा, एक लेयर का, एक इंसुलेटर का काम करेगी। क्यों बेटा, ऊपर ऊपर बेटा आइस की लेयर है, लेकिन जो नीचे जो वाटर अंडरनीथ है बेटा, वो इट रिमेन्स वार्म, वो बेटा वार्म रहता है। और इसीलिए बेटा फिश एंड एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव फॉर मंथ्स अंडर दिस ब्लैंकेट ऑफ आइस। सारे शॉर्ट क्वेश्चन एफएससी में याद की, वही बातें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज। बेटा नेक्स्ट आता है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। बेटा एक सोप या डिटर्जेंट को देखें तो सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं यार। एक होता है पोलर पार्ट, दूसरा होता है बेटा जी नॉन पोलर पार्ट। बेटा पोलर पार्ट क्या करता है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। नॉन पोलर पार्ट क्या करता है, ये जो कपड़ों के ऊपर बेटा मैल वगैरह, ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह था उसके साथ अटैच होता है। और बेटा ये पोलर पार्ट मोर स्ट्रॉन्गर है बेटा, पानी के साथ जब मशीन में पानी घूमता है तो इसमें से ये नॉन पोलर पार्ट बेटा मैल को निकालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सोप या डिटर्जेंट का क्लेंजिंग एक्शन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। और बेटा ये नॉन पोलर पार्ट के बारे में बुक लिखती है, ये अल्काइल या बेंजाइल पोर्शन होता है। अल्काइल भी तुम्हें पता है जी, अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और बेंजाइल भी तुम जानते हो, बेंजाइल बेंजीन के साथ CH2 लग जाए, जिसको हम बेंजाइल बोलते हैं जी। बिल्कुल तुमने सेकेंड ईयर में इसके बारे में डिस्कशन की हुई, पढ़ा हुआ है जी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स हैं बेटा, ये फाइबर्स, हेयर, सिल्क, मसल्स वगैरह, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं बेटा। और इनमें लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, जो कि क्वाइल होते हैं टू अ फॉर्म हेलिक्स। बेटा ये हेलिक्स, ये जो क्वाइलिंग होती है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। ये बेटा बिल्कुल आपके सामने एक हेलिक्स मैंने बना दी है, और इसका एक्सरे एनालिसिस कहता है बेटा, देखिए होता क्या है, ये वर्टिकली आ जाते हैं। एक अमाइनो एसिड का बेटा जी कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और एक का अमाइनो ग्रुप वर्टिकली आते हैं। यूँ देखिएगा, अगर मैं कहूँ एक अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O, दूसरे का NH, बेटा ये वर्टिकली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। बेटा जब सामने आते हैं तो बेटा यहाँ पे इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो मैं कहूँगा दिस हेलिक फॉर्मेशन, दिस कॉइलिंग ऑफ द अमाइनो एसिड चेन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर एक्सरे एनालिसिस कहता है कि इसके एक टर्न में 27 अमाइनो एसिड होते हैं। ये बात आपको याद करनी, बिल्कुल एक सिंपल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है जी। फिर बुक में 3.6 है। नहीं बेटा, वो बायो में लिखा हुआ है, हमने अब केमिस्ट्री को फॉलो करेंगे, ठीक है। बायो वाली बुक को नहीं फॉलो करेंगी। बायो में बायो का आंसर दें, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का आंसर दें, ठीक है बेटी। केमिस्ट्री की बुक में इसने 27 अमाइनो एसिड लिखा है, तो अपने यही याद करना चाहिए। अच्छा जी, आगे अब डीएनए की बात करें तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्यों बेटा, यहाँ पे जो कॉइलिंग हुई है बेटा, ये डबल हेलिक्स बनी है, इट इज अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके दरमियान बेटा, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। बेटा एडेनिन और थायामीन में बेटा डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे बात याद रखेंगे कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर यहाँ पे इसका डायमीटर देंगे 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। ये सारी बातें बुक में इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है बस, इस पे कॉन्सेप्ट इतना नहीं है जी। फिर बेटा फूड मटेरियल्स में आप ग्लूकोज देख लें, कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज देख लें, सुक्रोज देख लें। बेटा ये सारे के सारे ये पानी में क्यों हल हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम जी। और बेटा क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, इनमें बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं बेटा, जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जी। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल। बेटा पेंट्स का दीवार पे चिपक जाना, डाई का कपड़ों पे बेटा रंग हो जाना, ये सब कुछ, ये जो एडहेसिव एक्शन है, चिपक जाने वाला, जुड़ जाने वाला एक्शन है बेटा, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हनी, ग्लू वगैरह बेटा स्टिकी क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। फिर कहता है हमारे पास जो कपड़ों की स्ट्रेंथ है, कॉटन वगैरह की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी है, वो सब की सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। सिंपल इन्फॉर्मेशन बेस्ड बुक से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको याद फरमा लेनी है जी। आइए मैं इसके कुछ MCQ शेयर करता हूं, फिर इंशाल्लाह हम इसके आखिरी 3 टॉपिक पढ़ के तो आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे जी। ले क्वेश्चन आ गया आपके सामने
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज ऑफ जी। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। क्यों बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है जी। ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट एक थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है। शुरू में पढ़ा इस चैप्टर के कि थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स जो हैं या प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, इनकी बेटा वैल्यू ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। बेटा जो कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यही इसकी फोर्स है। आंसर विल बी चार्ली। शाबाश बेटे। एक और सवाल लेते हैं। व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर they unite to form one cube. Which of the following forces is responsible to hold them together जी? अल्फा डी। क्यों बेटा? पानी का हाइड्रोजन, पानी में तो आयनिक बॉन्ड नहीं होता ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो बेटा इनको आपस में जोड़ देती है। ठीक है, पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बेटा डी नहीं होगा, वो तो आयनिक बॉन्ड की फोर्स है। अच्छा चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स मॉलिक्यूल्स? आसान सा। चार्ली। बीटा कैसे बेटा? बीटा तो आयोडीन है, आयोडीन में कैसे जी? चार्ली बेटा ड्यू टू OH ग्रुप्स में अल्कोहल्स में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यस, लोअर अल्कोहल, तो चार्ली आंसर। बीटा में तो बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वो आयोडीन है बेटे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, थोड़ा गौर करें, उसके अलावा भी ऑप्शन है। डेल्टा इथाइलिन ग्लाइकोल। किताब की बात जी बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH बेटा, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें बेटा 2 H ग्रुप होने की वजह से इट हैज मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू वाटर, तो आंसर डेल्टा। ये पिछले सालों में MCQ आ चुका, याद होना चाहिए जी। वाटर मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोसल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अमोनिया मेक्स 1 हाइड्रोजन, इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 H ग्रुप होने की वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जी। डेल्टा इज द आंसर। एक और सवाल लेते हैं जी। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज जी? जी डेल्टा HI। बिल्कुल बेटा HI शब्द है, ये गलती से HF लिखा गया, HI कर लीजिएगा, ये आंसर डेल्टा अल्फा नहीं है जी। हाँ, इसमें वीकेस्ट होता फिर अल्फा होता। ठीक है बेटे, आंसर डेल्टा। लीजिए एक और सवाल लेते हैं। विच मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एन अदर ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल? जी जी डेल्टा। अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड NH2 एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन OH बनेगा बेटा, लेकिन डेल्टा ऑप्शन है। याद रखना, मैं आसान करता हूँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कभी भी अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में याद रख लीजिएगा, दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देयर ओन मॉलिक्यूल्स, विद देयर ओन मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये बेटा डबल फोर्स क्रिएट करते हैं, जबकि अमोनिया यस बेटा जी, मिथाइलमाइन और एथेनॉल, मेथनॉल बेटा, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। शाबाश जी, डेल्टा आंसर। ये सवाल डालने का मकसद था, ये पूछा जा चुका बेटा, एक एल्डिहाइड्स बोला, दूसरा कीटोन्स बोला बेटा, ये देखने में लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, दे डोंट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देयर ओन मॉलिक्यूल। हाँ, पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक इज एवेपोरेशन। बेटा एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स from the surface of liquid due to high kinetic energy is said to be evaporation। बेटा ये एक spontaneous process है, it is a spontaneous process बेटा, जो कि तमाम टेम्परेचर्स पर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, it is a spontaneous process that take place at all temperatures। अच्छा बेटा आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज MCQ के लिए बातें मैं सही लिखी हैं, इसको गौर कीजिएगा। नंबर 1, ये हमेशा ओपन वेसल फिनोमेना है बेटा, अगर वेसल बंद करेंगे तो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर सकते, ये पेपर में आ चुका। कूलिंग प्रोसेस है, क्यों बेटा? जब मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एस्केप करेंगे सिस्टम से एनर्जी लेके जाएंगे, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा, सराउंडिंग में कूलिंग कॉज कर देगा, ना कूलिंग करेगा सिर्फ, बल्कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। फिर इट कंटिन्यूड एट ऑल टेम्परेचर्स बेटा, तमाम टेम्परेचर जिस पर लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है होगा। फिर सरफेस फिनोमेना है, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता है, हमें एवेपोरेशन करवानी नहीं पड़ती बेटा। वाटर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और जब कोलिजन करके बेटा जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, जब उनकी एनर्जी हाई होगी दे एस्केप, तो ये बेटा स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है। ये सारे फीचर्स हैं बेटा, आपको याद होने चाहिए। फिर अगर बेटा फैक्टर्स की बात करूं, पहला फैक्टर टेम्परेचर। प्लीज, एवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। Evaporation does not depend upon
टेम्परेचर। क्यों बेटा, मैंने अभी पढ़ाया, बिकॉज एवेपोरेशन हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर्स, तमाम पे होती है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे सर क्या मतलब बेटा, लेकिन रेट ऑफ एवेपोरेशन, यस रेट ऑफ एवेपोरेशन की बात करूंगा तो ये डिपेंड करेगा बेटा, जितना रेट ज्यादा उतना एवेपोरेशन बेटा, टेम्परेचर जितना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा। फिर सुनो, evaporation does not depend upon temperature। क्यों? because it happens at all the temperatures। लेकिन बेटा rate of evaporation, इसकी स्पीड जो है वो yes डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर ज्यादा करेंगे उतना रेट ऑफ evaporation ज्यादा होगा। फिर बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनवर्स रिलेशनशिप, जितनी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतने मॉलिक्यूल कम वेपोरेट होंगे। अगर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तब भी वेपोरेशन कम होगा। बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़े हैं तब भी कम होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेटा, अगर मॉलिक्यूल रेगुलर हैं तो वेपोरेशन ज्यादा, अगर मॉलिक्यूल्स इररेगुलर शेप के हैं तो एक दूसरे में एंटेंगल होंगे। देखे ना, एक मॉलिक्यूल की शेप बेटा यानी इररेगुलर, दूसरा इसमें फंस जाएगा बेटा, एंटेंगल हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा शेप अगर रेगुलर मॉलिक्यूल की तो ये एवेपोरेट आसानी से होते जाएंगे, लेकिन अगर बेटा इररेगुलर शेप है तो ये बेटा एक दूसरे में एंटेंगल हो जाएंगे, लिहाजा एवेपोरेशन कम होगी। और सरफेस एरिया, यस बेटा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतनी एवेपोरेशन ज्यादा। ये सारी बातें बड़ी आसान है जी, आपने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें जी, वेपर प्रेशर। सिंपल डेफिनेशन बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। और एक बात याद रखना बेटा, ये एक क्लोज्ड वेसल फिनोमेना है। मेरे पास अगर एक क्लोज वेसल है, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे किसी टेम्परेचर पर बेटा, यहाँ पे एस्केप नहीं कर बल्कि कलेक्ट होंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये बेटा कंडेंस बैक होंगे और बेटा आकर के इस सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स का नाम है वेपर प्रेशर जी। बेटा ये क्यों होती है? बिकॉज इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर्स। और क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये वो पॉइंट है जब रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो जाते हैं। अपना माइक बंद करो अभी घर वालों का। बेटा फैक्टर्स देखें, टेम्परेचर बेटा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उतने वेपर ज्यादा बनेंगे जी। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी बेटा उतना वेपर प्रेशर कम होता है। और डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के लिए बेटा जितना ये ज्यादा उतना वेपर प्रेशर कम। सो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डेंसिटीज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है जी। बेटा ये चंद एक लिक्विड्स हैं, आपकी बुक का टेबल है, इसको बुक से आप देख सकते हैं। बेटा देखें, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक हैं, वेपर प्रेशर सबसे हाई। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है, वेपर प्रेशर सबसे कम जी। बस वैल्यूज नहीं याद करनी, सिर्फ एक आपको ट्रेंड दिखाया है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग उतना वेपर प्रेशर कम, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। फिर बेटा ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। एक अमाउंट ऑफ लिक्विड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तीसरा सरफेस एरिया। इन तीन बातों पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? इन तीनों फैक्टर के बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है बेटा। चूंकि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो जितनी एवेपोरेशन बढ़ेगी उतनी कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लिहाजा बेटा वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड और द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और सरफेस एरिया। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। तीनों बातें पिछले सालों में एमडी कैट में पूछी जा चुकी हैं कि कौन से फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। फिर इसकी बेटा मेजरमेंट करते हैं मैनोमीट्रिक मेथड से। बस सिर्फ यानी 2-4 मिनट में वाइंड अप करता हूँ। मैनोमीट्रिक मेथड बेटा, मैनोमीट्रिक मेथड की डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद करना है। पूछेगा कौन सा मेथड है जो कि बेटा हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द वेपर प्रेशर, बेटा दैट इज मैनोमीट्रिक मेथड। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, वो आपको याद करना है, P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा एच जी। बेटा PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेल्टा H इज द डिफरेंस ऑफ बेटा हाइट इन द ऑफ द मर्करी कॉलम जी। तो ये बेटा जी सिंपल सा मेथड है, ये आपको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा किताब से। लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, आसान बातें सारी की सारी। बॉइलिंग पॉइंट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए बेटा, उससे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट जी। जैसे बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल का 78.26 है, बेटा डाई इथाइल ईथर का 34.6 है। ये तीनों वैल्यूज याद करनी है क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बारे में जी पेपर में आया हुआ है। बेटा एक बात याद रखना,
जब भी बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। इसका मतलब समझिएगा, मैं एक लिक्विड को बॉईल करता हूँ यार, जैसे वाटर है बेटा, बेटा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हीट करने पर। जैसे ही 100 पर आएगा बेटा आप इसको जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो बेटा थर्मोमीटर पर 100 से रीडिंग आगे नहीं जाएगी। क्यों? उसकी वजह क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट पर बेसिकली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है बेटा। अब इससे ज्यादा स्पीड वो स्पीड अप नहीं कर सकते। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बेटा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो अब टेम्परेचर भी बेटा स्टॉप हो गया, अब इससे आगे नहीं जाना, प्लीज इससे आगे नहीं जाना। इसलिए अगर आपके पास थर्मोमीटर बेटा आप पानी में लगाएं, इसको बॉईल करें तो 100 पे आके आप जो मर्जी कर लो बेटा, जब तक पानी है टेम्परेचर 100 से आगे नहीं जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर जाएगा प्लीज। तो वो जो एनर्जी वो किस काम आती है बेटा? कहता अब जो आप हीट कर रहे हो ना वो यूटिलाइज होती है टू ब्रेक द अट्रैक्शंस और बेटा टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स जी। बेटा इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो एनर्जी जो यूटिलाइज होती है इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा पानी के एक मोल के लिए जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन 40.6 किलो जूल पर मोल है। ये एमसीक्यू आ चुका। ये होती क्या बेटा? कहता है किसी भी लिक्विड का एक मोल उससे बेटा कन्वर्ट करना है वेपर्स में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी कहलाएगी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर सुन लीजिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जी इसे बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जी। फिर बेटा आगे थोड़ा सा मजीद चलेंगे इसको लेके। तो आप देखिए जी हमारे पास एक ग्राफ है, 3-4 लिक्विड्स हैं बेटा, इसकी इसने डिस्कशन की है। ये ग्राफ क्या शो करता है कि जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां पे चंद इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद करनी है बेटा। पहली इंफॉर्मेशन, अगर हम एथेनॉल बेटा ईथर की बात करें तो इसका 200 टोर वेपर प्रेशर है बेटा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पेपर में आ चुकी बात कि बेटा जी ईथर का डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 0 डिग्री पे कितना है बेटा 200 टोर। इसको बॉयल करें बेटा, चूंकि ये एक डाइथाइल ईथर, इसमें सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल फोर्स बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा 34.6। जैसे ही आप बेटा अल्कोहल की बात करेंगे हाइड्रो बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट 78.3। पानी की बात करेंगे बेटा 100। बेटा जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी उतना बेटा जी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। और इथाइलिन ग्लाइकोल जिसकी मैंने एग्जांपल लिखी आपके सामने बेटा 100 डिग्री तक भी इसमें भी कोई खास बेटा वेपरेशन में ज्यादती नहीं हुई तो 100 तक भी बॉइल नहीं करेगा। उसके बाद जी इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे। दो आखिरी बात आज की जी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर बेटा इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। बेटा जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 होगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टोर है। बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 होगा अगर प्रेशर 23.7 टोर है। फिर 98 होगा बेटा जैसे मरी हिल्स पर 700 टोर पे बेटा, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 69 होगा एट 323 टोर। तो बेटा आप देखें जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम उतना बॉइलिंग पॉइंट कम जी। और आखिर पे इसकी 2 एप्लीकेशंस बॉइलिंग पॉइंट की, उसके बारे में सुन लीजिएगा जी। बेटा पहली एप्लीकेशन है प्रेशर कुकर। देखिए प्रेशर कुकर इज अ क्लोज्ड वेसल कंटेनर बेटा। यहां पे हम ऊपर एक लिड ढकना लगा करके बेटा वेपर्स को एस्केप नहीं होने देते। बेटा इससे क्या होता है मोर प्रेशर डेवलप हो जाता है इन द कुकर। बेटा कुकर में प्रेशर ज्यादा डेवलप हो जाता है और इसी वजह से बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये एमसीक्यू आ चुका। क्यों बेटा फूड जल्दी पकती है? बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बेटा जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और इसलिए बेटा फूड जल्दी पक जाएगी। फिर सुन लीजिएगा, इन प्रेशर कुकर वी आर्टिफिशियली जनरेट मोर प्रेशर जी इनसाइड द कुकर बेटा, जिससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और बेटा जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फूड आसानी से पक जाती है। और आखिरी बात बेटा इसकी सेकंड एप्लीकेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन। बेटा देखिए प्रेशर कुकर में हमने प्रेशर बढ़ाया बेटा, यहां पे हम प्रेशर कम करेंगे। कहता है बहुत से लिक्विड्स ऐसे होते हैं अगर तुम उनको
उनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल करो तो बेटा वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे बेटा ग्लिसरीन की एग्जांपल देखें तो ग्लिसरीन एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सी है, ये इसी टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। लिहाजा हम ग्लिसरीन को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर बेटा, हम फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, इसका प्रेशर कम करके आर्टिफिशियली बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम करेंगे ताकि ये बॉयल तो करे लेकिन डिकम्पोज ना हो। बेटा वैक्यूम डिस्टिलिंग के 3 फायदे हैं। एक इकोनॉमिकल है क्योंकि कम फ्यूल लगेगा, दूसरा बेटा हम डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड को अवॉइड करेंगे, और तीसरा बेटा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये 3 इसके एडवांटेज एमसीक्यू में आ सकते हैं। फिर देख लें इकोनॉमिकल क्योंकि कम फ्यूल लगेगा, फिर बेटा कंपाउंड की डिकम्पोजिशन अवॉइड की जाएगी, और तीसरी बात बेटा इट डिक्रीजेज द टाइम फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस। और जैसे मैंने एग्जांपल दी बेटे, अगर हम ग्लिसरीन की बात करें, हम ग्लिसरीन को कभी भी 290 पर बेटा बॉयल नहीं करेंगे, इस पे डिस्टिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। बेटा इसके लिए हम हमेशा 50 टॉर पर 210 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा इसको बॉयल करेंगे और इसको डिस्टिल करेंगे ताकि ये डिस्टिल तो हो लेकिन डिकम्पोज ना हो जी। ये हमारा बेटा टोटल लिक्विड का पोर्शन वाइंड अप हो गया। किसी ने कोई सवाल पूछना तो बिस्मिल्लाह पूछ लें जी। सर वैक्यूम डिस्टिलेशन का बता दें। बेटा वैक्यूम डिस्टिलेशन मैंने बेटी ये कहा है कि बहुत से लिक्विड ऐसे हैं, जैसे ग्लिसरीन की मिसाल ली कि अगर हम उनको डिस्टिल करें यानी वेपर में कन्वर्ट करें तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बेटा ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो बेटा हम इनको इस टेम्परेचर पर बॉयल नहीं डिस्टिल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? प्रेशर कम करेंगे। जैसे बेटा इसका 760 टॉर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है, लेकिन इसका प्रेशर अगर 50 टॉर करें वैक्यूम से, इसका प्रेशर कम कर दें बेटा, अब ये 210 डिग्री पर बॉयल करेगा। अब ये बॉयल तो करेगा, डिस्टिल भी हो जाए, लेकिन बेटा जी डिकम्पोज नहीं होगा जी। बेटी और बताएं कुछ इसके बारे में पूछना तो। बेटा कल ही टेस्ट है, ये लिक्विड एक दिन का पोर्शन है, सॉलिड भी एक ही दिन में खत्म होगा, तो नेक्स्ट टेस्ट इसी का है बेटा, कल टेस्ट होगा इसका। इसमें क्या पूछने वाली बात है? इसमें तो सब टॉपिक मैंने डिटेल से पढ़ा दिया आपको। जो शुरू वाले टॉपिक से कॉन्सेप्ट बेस वो मैंने बहुत टाइम लगाया, ये रटा बेस है, ये बस आपको मैंने एक दफ़ा रिकॉल करवा दिया सारे का सारा जी। हाँ इसमें कुछ नहीं समझ तो बेटा बेटा पूछो जी बेटी। अच्छा बेटी ये है यहाँ से जी, आगे चलूं, नेक्स्ट ये है जी। रिकॉर्ड हो रही है ना बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल कल रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको जी, एक दिन बाद मिलती है। वेलकम जी, ओके टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टीचर आ चुके हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। ओके हाँ हाँ तो सर उसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 9% डिक्रीज हो जाता है, तो इससे वाटर की डेंसिटी कम होती है या ज्यादा होती है? बेटा डेंसिटी देखिए, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अब डेंसिटी खुद देखो क्या होती है बेटे, मैस बाय वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना, ठीक है। जी सर। थैंक यू, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।